डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के बढ़ने से या ग्लूकोज शुगर बढ़ने से कई सारे ग्रंथों में या ऑर्गन्स में डैमेज होता है। ये ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक बड़ा कारण है। बॉडी का जो ब्रेन है वो रिएक्ट करता है, फिर धीरे धीरे बेहोशी की हालत शुरू होती है, सांस फूलने लगता है, एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, शरीर में कीटोन्स बढ़ जाते हैं, घाव भरता ही नहीं, महीनों सालों तक नहीं भर पाता, और उसके लिए कई बार सर्जरी, और उससे भी ठीक नहीं हो तो पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। धीरे धीरे आप अनकॉन्शियस होने लगेंगे। उस स्टेज पे फिर आप अपने आप को मदद भी नहीं कर पाएंगे, और अनकॉन्शियसनेस फिर बढ़ती ही चली जाएगी, फिर इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो वैसे तो बहुत आम है, लेकिन इसके बारे में बात करना बेहद अहम है, क्योंकि WHO के मुताबिक ये ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक बड़ा कारण है। हम बात कर रहे हैं शुगर यानी डायबिटीज़ की, और आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि नवंबर का महीना नेशनल डायबिटीज़ मंथ के रूप में मनाया जाता है। WHO के मुताबिक डायबिटीज़ की वजह से हर साल 15 लाख लोगों की जान जाती है, और डराने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दशकों से इसके मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ पर डिटेल में बात करने के लिए और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SV मधु, डायरेक्टर प्रोफेसर, सेंटर फॉर डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। डॉक्टर मधु, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। डॉक्टर मधु, आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि डायबिटीज़ या जिसे हम शुगर कहते हैं, ये है क्या? डायबिटीज़ या मधुमेह जिसको कहते हैं, खून में जब ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ी रहती है कुछ महीने या सालों तक, तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं सरल शब्दों में। शरीर में पैंक्रियाज एक ग्रंथ है जहाँ से इंसुलिन निकलता है, जैसे अब आम जनता भी जानती होगी, और इंसुलिन की कमी से ये बीमारी हो जाती है। या तो इंसुलिन बनता ही नहीं, या अगर बन रहा हो और इसकी मात्रा सही भी हो तो सही तरीके से वो काम नहीं कर पाता और ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील नहीं कर पाता। तो इस वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है, और जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के बढ़ने से या ग्लूकोज शुगर बढ़ने से कई सारे ग्रंथों में या ऑर्गन्स में डैमेज होता है। शरीर के कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें इसका प्रभाव ना हो, इसलिए वो खतरनाक है, इसलिए हम उसको बीमारी के तौर पे देखते हैं, और उसका कंट्रोल करना और इलाज करना आवश्यक है। बात जब डायबिटीज़ की आती है तो दो टर्म्स बहुत सुनने को मिलते हैं, वो है टाइप 1 और टाइप 2। ये क्या है? डायबिटीज़ कई प्रकार के हैं। टाइप 1 का टाइप 2 के अलावा भी और हैं, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 पे। ये मुख्य टाइप्स हैं या प्रकार हैं डायबिटीज़ के। टाइप 1 डायबिटीज़ हम उसको कहते हैं जिसमें पैंक्रियाज, जैसे मैंने बताया अभी, वहाँ से इंसुलिन बनता ही नहीं। ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है या कम उम्र के लोगों में देखा जाता है, बट आजकल मतलब ओल्ड एज में भी पाया जा रहा है। इसमें मेन प्रॉब्लम इंसुलिन का ना बनना है। टाइप 2 जो कि ज़्यादा कॉमन है, जो आपने अपने आंकड़े बताए हैं, वो टाइप 2 से ज़्यादा संबंधित है, और जो WHO ने भी जो वार्निंग दिया वो टाइप 2 की बीमारी के बढ़ने के वजह से ही दी है। ये इसमें इंसुलिन शरीर में बनता तो है, लेकिन वो पूरी तरह से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, और जब काम नहीं कर पाता तो नेट रिजल्ट वही हो जाता है कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है और बीमारी। तो दो टाइप्स हैं जो प्राइमरी डायबिटीज़ के दो मेन कारण हैं हमारे कंट्री में और सारे विश्व में भी। टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है, लगभग 90-95% डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 होती है, और टाइप 1 करीब करीब 5%। मतलब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों ही खतरनाक है, किस एक्सटेंट तक? दोनों बीमारियां खतरनाक हैं, क्योंकि जो शरीर के अन्य हिस्सों पे जो प्रभाव का सवाल है वो तो ग्लूकोज के बढ़ने से होता है। कारण कुछ भी हो, चाहे इंसुलिन नहीं बन रहा हो या काम नहीं कर रहा हो, बात तो वही है। तो जो इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको हम जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो दोनों में बराबर है। टाइप 1 भी खतरनाक है, टाइप 2 भी खतरनाक है। कई बार लोगों में ये ऐसे गलत धारणा भी है कि टाइप 2 बीमारी जो है वो कम सीरियस है,
टाइप 1 ज़्यादा सीरियस है और ख़तरनाक है, लेकिन ये गलत है। टाइप 2 भी उतनी ही खतरनाक है, उतने ही लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकता है जितना टाइप 1 करता है। कितना शुगर लेवल नॉर्मल माना जाता है? इसको मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। नॉर्मल शुगर तो ऐसा है कि फास्टिंग अगर हम 70-80 होती है और अबाउट 110-120 खाने के बाद या भरे पेट की होती है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम डायबिटीज़ कब कहेंगे, है ना। जब मैंने बताया वो एवरेज है, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन में लेंगे एवरेज निकल के आएगा, लेकिन डायबिटीज़ हम तब कहेंगे जब ग्लूकोज लेवल एक मात्रा से ज़्यादा हो, जिसके वजह से ये कॉम्प्लिकेशन जो मैं बता रहा था उसकी संभावना बढ़ जाए, तो उसका आंकड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग या खाली पेट अगर 126 ब्लड ग्लूकोज मिलीग्राम पर डेसीलीटर कहते हैं, उससे अगर अधिक हो या भरे पेट 200 से अधिक हो और सिम्टम्स भी हों, तब तो हम डायबिटीज़ कहेंगे। मान लो सिम्टम्स नहीं भी हों, कई लोगों में देखा गया कि टाइप 2 में डायबिटीज़ में खासकर कोई सिम्टम नहीं होते, 50% पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होते, तो आपको स्क्रीन करके डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करना पड़ता है, तो उसके लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। उसके लिए फिर हमें ग्लूकोज पिला के और 2 घंटे बाद का ग्लूकोज नापना होता है ब्लड में, और उसको हम कहते हैं पोस्ट ग्लूकोज वैल्यू, और वो भी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तब डायबिटीज़ माना जाता है। लेकिन एक और बात आपको जानना आवश्यक हो जाएगा दर्शकों को, कि नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच में एक स्टेज होता है, प्री डायबिटीज़ को कहते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस स्टेज पे अगर हम डायग्नोज कर पाएँ तो हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, प्रिवेंशन करने के लिए वो मौका देता है। तो इसलिए वो 110 और 126 फास्टिंग या खाली पेट, या पोस्ट ग्लूकोज 140 और 200 के बीच में अगर वैल्यूज़ नंबर निकल के आते हैं तो हम उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और उसी स्टेज पे हम अपने प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी हम डिसाइड करें वो अगर शुरू कर दें तो डायबिटीज़ से हम बच सकते हैं। अगर शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है तो पेशेंट को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो कई कारण है। अचानक हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका शुगर कंट्रोल में था और अचानक उन्होंने टेस्ट किया तो बढ़ावा मिल गया, है ना। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो लोग मरीज़ अपने इंसुलिन या दवाई लेना भूल जाते हैं या लेते नहीं, कई कारण। कई बार उनको बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उससे भी शुगर बढ़ जाता है, या कुछ और स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो अचानक शुगर बढ़ता है। तो वजह कई हो सकते हैं, और ख़ासकर आप कह रहे हैं कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो बहुत ज़्यादा कम कहते हैं 450-500 से ऊपर हो जाए अचानक। इस स्थिति में जिसको हम एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिक क्राइसिस या मेटाबॉलिक क्राइसिस भी कहते हैं, अगर इससे रिस्क बढ़ जाता है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, आपने कॉम्प्लिकेशंस की जैसे बात करी, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 500-600 के ऊपर, जिसको हम कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं कई बार। तो इसलिए उसको वहाँ तक ना जाएं, तो हर मरीज़ को इस पर ध्यान रखना होगा। जब शुगर ज़्यादा हो जाए तुरंत उसको पानी खूब लेनी होगी, सबसे पहले तो पानी खूब पीना होगा, फिर वजह ढूंढने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह करना आवश्यक है। अगर पानी वानी पी के अगर शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा कुछ घंटों में, तो बेस्ट यही है कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वजह ढूंढना ज़रूरी है। और अगर बाई चांस उसने अपनी गोली या इंसुलिन मिस की है तो तुरंत ले लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हमारे पेशेंट्स करते हैं कि अपने कई बार नहीं मिलती, कई बार कहीं और चले जाते हैं। खासकर टाइप 1 के पेशेंट्स में बहुत रिस्की होता है। एक इंसुलिन शॉट भी अगर मिस कर जाए तो शुगर अचानक बढ़ जाता है, और उस टाइम अगर दोबारा उसको डिले करें ट्रीटमेंट तो फिर वो सीधा इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। इसलिए जैसे आपने सवाल पूछा, उस स्टेज पे, ताकि शुगर लेवल वहीं रुकी रहे और नॉर्मल पे आ जाए और आगे बढ़ के क्राइसिस पे ना जाए, तो उनको पानी खूब लेना है, अपना दवाई टाइम से लगाना है, अगर भूल गए तो तुरंत लगा लें, और 1-2 घंटे में आराम नहीं मिले तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर करें। अगर शुगर बहुत हाई हो जाती है तो बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं? इसी को मैं कह रहा था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। बदलाव ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ता है, तो इवन नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के, पेशाब बार बार आना, भूख ज़्यादा लगना और प्यास ज़्यादा लगना। और अगर 500-600 जैसे हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले इसका क्या मतलब हुआ, शरीर से पानी निकल रहा है बाहर, ग्लूकोज तो निकालने की कोशिश कर रहा है बॉडी, साथ साथ ग्लूकोज भी निकल रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे हैं, तो शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है।
और अगर हम इसको इग्नोर करें तो इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि बिल्कुल सीवियर डिहाइड्रेशन में मरीज़ पहुंच जाता है। और फिर जैसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ 10 लग जाएँ तब भी डिहाइड्रेशन होता है। इसमें उल्टी 10 तो नहीं लगती, लेकिन पानी पेशाब के ज़रिए निकल रहा है शरीर से और काफ़ी तादाद में निकल रहा है, तो इसलिए सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। और जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बॉडी का जो ब्रेन है वो रिएक्ट करता है, फिर धीरे धीरे बेहोशी की हालत शुरू होती है, सांस फूलने लगता है, एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं शरीर में, कीटोन्स बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेट होते हैं कुछ घंटों में ही, खासकर टाइप 1 के पेशेंट्स वो बिल्कुल बेहोश की हालत में पहुंच जाते हैं, और अगर उसका टाइमली इलाज तब भी ना किया जाए तो मौत भी हो सकती है। तो इसलिए बड़ा रिस्की मामला है। इसलिए आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है कि जब शुगर 450-500 हो जाए तो आपको तुरंत प्रिकॉशन लेने हैं, और जल्दी से अगर वापस नहीं आ रहे तो आपको डॉक्टर से सलाह करनी है। और अगर टाइप 1 डायबिटिक हैं, अगर आपका कीटोन्स यूरिन में नापने के साधन आपके पास हैं, जो कि कई हॉस्पिटल्स में हम देते भी हैं, तो अपना कीटोन्स ज़रूर देख लें। अगर कीटोन्स हाई हैं तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें। और अगर शुगर अचानक से लो हो जाए तो बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस या बदलाव आते हैं? हाँ, शुगर लो बीमारी की वजह से तो नहीं होती डायबिटीज़ में, लेकिन इसलिए हो जाती है क्योंकि हम डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कई सारी दवाएं देते हैं या इंसुलिन देते हैं जो शुगर डाउन करती हैं। नॉर्मल पे तो लाती ही हैं, लेकिन कई सिचुएशन ऐसे होती हैं कि डोज ज़्यादा ले लिया या एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया या खाना नहीं खाया, आपने गोली खा लिया, इंसुलिन लगा लिया, तो शुगर डाउन होने की संभावना हो जाती है। तो इस सिचुएशन में बॉडी अपने आप उसको पहचानने की कोशिश करता है, तो कई वार्निंग सिम्टम्स तो देता है मरीज़ को, जो हम अपने मरीज़ों को सिखाते भी हैं और यहाँ भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना में मुश्किल होगा, काम कर रहे हैं आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान आपका नहीं लगेगा काम पे, फिर आपको चक्कर से आएंगे, धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी, हाथ पैर थोड़े कांपने लगेंगे। तब आपको वार्निंग है कि भाई शुगर साइड डाउन हो रहा हो, आप अगर चेक कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम कुछ ले लीजिए। और अगर तब भी आप इग्नोर करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, पसीने आने लगेंगे। तो ये सब बॉडी का रिएक्शन है जो शुगर डाउन होने पे होता है। तब आप करेक्ट करने का मौका देता है। अगर तब भी नहीं करेंगे तो फिर ब्रेन पे इसका इफेक्ट होता है। तो वही जो मैं पहले बता रहा था, शुगर बढ़ने से जो होने लगता है वही फिर शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप अनकॉन्शियस होने लगेंगे। उस स्टेज पे फिर आप अपने आप को मदद भी नहीं कर पाएंगे और अनकॉन्शियस में फिर बढ़ती ही चली जाएगी, फिर इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। तो उस स्टेज पे तो कई बार बहुत ज़्यादा लो हो जाए, 20-30 तक शुगर पहुंच जाए तो खतरा भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाती है अचानक से, तो पेशेंट सबसे पहली चीज़ क्या करे? वही तो अभी जैसे मैंने वार्निंग सिम्टम्स बताए, तो उसका पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हर मरीज़ को सिखाते हैं, और ये तो हर डायबिटिक पेशेंट को जानना, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हम इसको कहते हैं, शुगर जब लो हो जाता है, उसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है अर्ली। इन सिम्टम्स से पहचान में आ जाता है। जैसे वो आपको तुरंत आइडियली ग्लूकोज लेना चाहिए, क्योंकि हमें शुगर लेवल तुरंत बढ़ाना है, और ग्लूकोज से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है जो ग्लूकोज तुरंत बढ़ा ले मिनटों में। तो अब हम सलाह ये देते हैं कि 15 से 20 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के 5-7 मिनट में पी जाएं। और अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो कोई भी मीठी चीज़ जो आपके पास उपलब्ध हो उसका सेवन ज़रूर करें। और इट कैन बी फ्रूट जूस, चॉकलेट भी हो सकता है, चीनी हो सकती है, या कोई भी मीठी चीज़ जो, बट बेस्ट ग्लूकोज है, क्योंकि सबसे फास्ट वही बढ़ाता है। और अगर आपके पास शुगर नापने के बजाय अगर ग्लूकोमीटर है घर में, तो आप चेक कर लें शुगर लेवल नाप के, और ग्लूकोज के बाद भी देख लें 15-20 मिनट बाद। अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा है तो दोबारा ले लें। तब भी अगर आराम नहीं है तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा। मतलब अगर शुगर हाई हो जाती है तो पानी पिए, और लो होने की स्थिति में कुछ मीठा खा लें। मीठा ग्लूकोज आइडियल, ग्लूकोज नहीं हो तो फिर कोई मीठा जरूर लें। और किस उम्र में शुगर का सबसे ज़्यादा खतरा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र के हिसाब से खतरा में कोई फ़र्क है, बट ये ज़रूर है कि अगर एक्सट्रीम्स ऑफ एज, अगर बहुत छोटा बच्चा है या बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, उसमें यही जो कॉम्प्लिकेशन जो बताई मैं, उनका असर ज़्यादा होता है शरीर पे। अगर यंग आदमी 20-30 का हो तो वो टॉलरेट कर लेता है हाई शुगर और लो शुगर बेटर। तो उस हिसाब से एक्सट्रीम्स ऑफ एज हम कहते हैं, या तो बुज़ुर्ग हो 70-80 साल का हो, या फिर बिल्कुल बच्चा हो 7-8 साल से कम या उस उम्र को। तो उसमें जब भी शुगर बढ़े या कम हो उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और क्या शुगर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? ये अच्छा सवाल है आपका। हम आम तौर पर शुगर कंट्रोल हो सकता है
दवाइयों से पूरा कंट्रोल होकर आप नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हैं, लेकिन क्योर इसका नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि शुगर जड़ से हम उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं और जड़ से वो चली जाएगी। लेकिन कुछ सालों से हम एक डायबिटीज़ रिवर्सल की बात सुन रहे हैं और ये ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है कि, और कई मरीज़ हम आके पूछते भी हैं कि ये तो रिवर्सल के प्रोग्राम चल रहे हैं सारे कंट्री में, तो क्या हमारा डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? कि उसको हम अगर सही तरीके से देखें, वो रिवर्सल नहीं कहना चाहिए, उसको डायबिटीज़ रेमिशन हम कहते हैं। डायबिटीज़ रेमिशन का मतलब आप डायबिटीज़ को इस तरीके से उसका इलाज हम कर सकते हैं, कुछ अब मैं समझाऊंगा अभी, जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं, वो इस हद तक आप नॉर्मल पे ला सकते हो कि आप दवाएं बंद भी हो सकती हैं, और अगर हम 3 महीने तक दवाएं बंद रहें और आपका शुगर नॉर्मल रहे तो उसको हम रेमिशन कहते हैं। लेकिन रेमिशन एक तो है रेमिशन करना, दूसरा है कि रेमिशन को रिलैप्स से बचाना। तो रेमिशन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि क्योर हो गया। ये आमतौर पर जो मरीज़ हैं वो सोचते हैं एक बार हमारा नॉर्मल हो गया, दवाई छूट गई तो मैं तो नॉर्मल हो गया, क्योर हो गया। ऐसा नहीं है। निमोनिया है, आपने ट्रीट कर दिया, आपकी निमोनिया खत्म हो गई तो आप क्योर हो गए। डायबिटीज़ ऐसा नहीं है, रेमिशन कहते हैं इसको। इसलिए अभी तो नॉर्मल है, एक तरह से क्योर भी है, लेकिन टेम्पररी है। अगर आप दोबारा वही गलतियां करोगे आपका जीवन शैली में और चीज़ें, आप प्रिवेंशन मेजर्स नहीं लेंगे तो आपको दोबारा डायबिटीज़ के लेवल या नंबर बढ़ जाएंगे, आप दोबारा डायबिटीज़ की दवाई आपको लेनी पड़ जाएगी। तो इसलिए रेमिशन पॉसिबल है, और WHO ने भी इस बात को माना है कि रेमिशन पॉसिबल है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 1 में कुछ नहीं पॉसिबल है। टाइप 1 का इलाज इंसुलिन है और इंसुलिन आपको लेना ही पड़ेगा। टाइप 2 में रेमिशन पॉसिबल है, जिसको हम क्योर या रेमिशन जो भी कहना चाहें। ये देखा गया है कि अगर डायबिटीज़ 5-6 साल ही अभी हुए हैं डायग्नोसिस हुए, या मोटापा मेजर फैक्टर है डायबिटीज़ का, या आपका A1C जिसको हम कहते हैं HbA1c वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इंसुलिन पे नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी जटिलताएँ नहीं हुई हैं डायबिटीज़, सो आप एक कैंडिडेट हो सकते हैं जिसमें ये रिवर्सल ट्राई किया जा सकता है। और अगर आप वेट लॉस, मोटिवेट भी होना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि 10-15 किलो वेट घटाने के लिए आपको आपकी क्षमता होनी चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। अब ये सब करेंगे तो एक प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करके और आप लाइफस्टाइल चेंज करके आप कर सकते हैं। और कई बार सर्जरी भी, जिसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी भी कहते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बेरियाट्रिक सर्जरी का भी एक ऑप्शन है, जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होकर रिवर्स भी हो सकती है। सो आज की डेट पे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल क्योर नहीं है। वर्ड क्योर गलत है, रेमिशन हो सकती है, और रेमिशन 1-2-3 साल तक भी रह सकती है, और अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो लंबे अरसे तक भी रह सकती है टाइप 2 में। क्या डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में योगा का भी कोई रोल है? जी, डायबिटीज़ में ये देखा गया है वर्ल्ड वाइड, कई सारे रिसर्च इसमें हुआ है, और डायबिटीज़ हम यही कहते हैं कि डायबिटीज़ प्रिवेंट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार बीमारी लग जाए तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क तो रहता ही है, प्लस कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, दवाई लेनी पड़ती है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए बेस्ट है कि प्रिवेंट अगर कर पाएँ तो बेस्ट है। इसमें जो रिसर्च ये बताता है कि लाइफस्टाइल या जीवन शैली जिसको हम कहते हैं, उसका सुधार करने से डायबिटीज़ प्रिवेंट हो सकता है। इसमें रिसर्च बाहर भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, और ये देखा गया कि करीब करीब बाहर तो उन्होंने 50% से भी अधिक रिस्क कम करने की वो एविडेंस दिया है। इंडिया में करीब करीब 20-30% डायबिटीज़ का रिस्क कम हो सकता है, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट पे आप ध्यान दें, खान पान पे। योगा पे कुछ स्टडीज़ पहले थी कि जो बताती थी कि डायबिटीज़ में इसका फ़ायदा हो सकता है, थोड़े ग्लूकोज कम हो सकती है। कुछ स्टडीज़ में 1-2 महीने के लिए देखा कि भाई हो सकता है शुगर्स प्रिवेंट भी हो जाएं, लेकिन लंबे तौर पे कोई स्टडी पहले नहीं हुई थी। इस सिलसिले में हमने एक रिसर्च किया है रिसेंटली, जो पब्लिश हुआ है साइंटिफिक जर्नल्स में, जो एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जिसमें एविडेंस जनरेट किया है कि योगा एक प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड योगा कहते हैं हम इसको, 40 मिनट का एक स्ट्रक्चर्ड पैकेज है, जिसमें कुछ योगासन है जो पहले भी हमारे लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर में भी कहा गया है, और कुछ स्टडीज से भी ये निकल के आया है कि ये आसन और प्राणायाम ये डायबिटीज़ में शायद इसका असर हो सकता है, बेनिफिट। तो उसका एक पैकेज 40 मिनट का योगा का पैकेज हमने टेस्ट किया था कि लाइफस्टाइल, एक ग्रुप को लाइफस्टाइल दिया और एक ग्रुप को उस लाइफस्टाइल के साथ ये 40 मिनट का योगा का पैकेज भी दिया, और 3 साल तक हम फॉलो करते रहे। करीब करीब 500 मरीज दोनों ग्रुप्स में थे,
और जब 3 साल तक फॉलो करके जो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से पावर्ड कहते हैं स्टडी, ये पाया गया कि योगा जिनको हमने दिया उसमें करीब करीब 40% का रिडक्शन हुआ इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। वी कॉल, जैसे वैक्सीन से होता है वैसे 40% रिडक्शन इज़ अ ग्रेट रिडक्शन, जो कि लाइफस्टाइल में उतना नहीं मिला कंपेयर टू लाइफस्टाइल का भी कुछ असर होता है, लेकिन जब आप योगा साथ में जोड़ देते हो तो एडिशनल 40% रिस्क रिडक्शन होता है, विच मीन्स इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और योगा डेफिनेटली कैन प्रिवेंट डायबिटीज़। अब ये भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है और हम इसको अब लेके भी जा रहे हैं सरकार के पास, दैट दे शुड इम्प्लीमेंट इट एट नेशनल लेवल, ताकि हमारे कंट्री में जो डायबिटीज़ सेकंड ही है वर्ल्ड में, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इस योगा या इस टाइप का एक प्रोग्राम पॉलिसी लेवल पे हम ले लें तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन में बहुत काम आ सकता है। डायबिटीज़ की दवाई डेली लेनी होती है, ये सबको पता है, लेकिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि खाना खाने से पहले इसकी दवाई ले, और कुछ खाना खाने के बाद डायबिटीज़ की दवाई लेने की सलाह देते हैं। इसमें से सही तरीका क्या है? ये डिपेंड करता है कि आप गोली कौन सी प्रिस्क्राइब हुई है। 2 तरह के ब्रॉड टैबलेट्स पहले होते थे, आजकल कई और भी आ गए हैं। एक ग्रुप है जिसको हम सल्फोनाइल यूरियाज कहते हैं, जो आज की डेट पे ग्लाइमिपराइड नाम की एक दवाई है, जिसका काम है शरीर में पैंक्रियास से इंसुलिन के लेवल बढ़ाना। ऐसे दवाइयों को आपको खाने से पहले ली जानी चाहिए। जो ग्लाइमिपराइड आजकल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसे 2 ही दवाई हैं, ग्लिक्लाजाइड या ग्लाइमिपराइड, जो पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रीट करवा के ब्लड लेवल बढ़ाती हैं। इस तरीके से काम करती हैं। उसको टाइम चाहिए। आपने खाना खाया उससे पहले आप नहीं लेंगे तो आपका इंसुलिन शरीर में लेवल बढ़ेगा नहीं। इन टाइम आपका खाना ब्लड में जा चुका होगा लेकिन दवाई की लेवल नहीं आएगी, इसलिए उसको खाना से पहले दिया जाता है। बाकी जितने भी दवाइयाँ हैं वो सारी खाने के बाद दे दी जाती हैं, क्योंकि उनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो दोनों बातें सच हैं। कुछ दवाइयाँ खाने से पहले ली जाती हैं, आधे घंटे हम आमतौर पर बताते हैं, और दूसरी टाइप की दवाइयाँ मोस्टली खाने के बाद दी जाती हैं। इंसुलिन भी खाने से पहले दी जाती है, क्योंकि इंसुलिन हम जो देते हैं शरीर में वो उसको टाइम लगता है। कुछ इंसुलिन 10-15 मिनट में उसका असर स्टार्ट होता है, कुछ में आधे घंटा लग जाता है। तो अगर आपने खाने के साथ दिया तो खाना से ग्लूकोज तो ब्लड में पहुंच गया, लेकिन इंसुलिन लेवल आया नहीं, तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको इंसुलिन भी जो है खाने से या 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंसुलिन दैट यू आर गिविंग, वो आपको पहले लेना पड़ेगा।